वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर आज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखेंगे क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड देन मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने एडिशन रूल को कवर किया था, आज हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। अब हमने एडिशन रूल पढ़ा था। एडिशन रूल क्या कह रहा था, अगर दो इवेंट है, एक ए और एक बी, तो उनकी और की प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एंड ए एंड बी। फिर हमने कहा था अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो इसमें से एक फैक्टर कम हो जाता है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। फिर हमने कहा था जो ये एंड है, इस एंड का मतलब जब ही था जब आप सिंगल ट्रायल की बात कर रहे थे, सिंगल ट्रायल। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा था कि जैसे आपको 1 और 5 चाहिए था तो उन्हें सिंगल थ्रू चाहिए था, मतलब आपको सिर्फ ट्रायल एक बार करना है, एक्सपेरिमेंट एक बार करना है, यहाँ एंड का मतलब ये था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि एंड की प्रोबेबिलिटी ही निकालता है, ये ए एंड बी। लेकिन इन दोनों एंड में फर्क इतना है, जहां एडिशन रूल में जो एंड आता है वो सिंगल ट्रायल के लिए आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल में जो एंड आता है वो किसके लिए आता है, सक्सेसिव ट्रायल्स के लिए होता है, सक्सेसिव ट्रायल्स के लिए। मतलब क्या कहते हैं कि एक इवेंट हो चुकी होगी, फिर दूसरी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें देखना है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी तो होगी, इवेंट ए अगर हैपन हो चुकी है तो बी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये मीनिंग होगा। यहाँ पर जो एंड है वो सक्सेसिव ट्रायल के लिए काम करेगा, और जो यहाँ एंड है वो किसके लिए काम करेगा, सिंगल ट्रायल के लिए। सपोज आपको एक टेस्ट दिया गया है और उस टेस्ट में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी कैन बी ग्रेटर देन 1। इसका आंसर जो है वो या तो ट्रू में देना है या फिर किस में देना है, फॉल्स में देना है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, सपोज क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी सेट ए इट्स कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट कैन बी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सपोज -1 -2 और सपोज -3 -4 और फिफ्थ दे दिया है 2 दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब इन दोनों क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इफ यू गैस randomly find probability of getting both the question correct. Find the probability of getting both the question correct. Both the questions correct. मतलब क्या कह रहे हैं कि इन 2 क्वेश्चंस की रिप्लाई करने हैं, और कहते हैं कि दोनों की करेक्ट आंसर आए, मतलब ऊपर वाला भी करेक्ट आंसर करो और ये वाला भी करेक्ट आंसर करो, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब हमें निकालना तो है ये भी करेक्ट होना चाहिए और एंड ये भी क्या होना चाहिए, हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो,
इस क्वेश्चन के लिए कितने चॉइसेस हैं? दो चॉइसेस, आइदर ये ट्रू होगा या फिर ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इस क्वेश्चन के लिए कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। तो अगर मान लो इसका आंसर हम ट्रू दे देते हैं तो इस ट्रू के साथ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? 5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। या तो हो सकता है कि आंसर वो क्या दे दे, -1 यानी ए आंसर दे दे, या फिर बी आंसर दे दे, या सी, या फिर डी, या फिर ई। सेम अगर ये इसका आंसर गलत दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी चॉइस कितनी है? 5 चॉइसेस हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें से कौन सी भी चॉइस हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, मतलब एक सेट होगा, पहला ट्रू हो सकता है और दूसरे क्वेश्चन का उसने ए आंसर दे दिया हो, या फिर ट्रू हो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी दे दिया हो, ट्रू हो सी, टी, डी और टी, ई। सेम हो सकता है पहला क्वेश्चन उसने गलत रिप्लाई कर दिया हो यानी फॉल्स, दूसरे का ए फॉल्स, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी और फॉल्स, ई। तो यानी जो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है? 10। अब दोनों करेक्ट कब होंगे? जब मतलब पहला भी सही रिप्लाई करेगा और दूसरा भी क्या होगा? सही रिप्लाई होगा। इसका सही रिप्लाई हम देखें तो हमें ये पता है कि पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर्स में होती है और नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर कौन सा आया? 5 आया। तो इसमें से टोटल चॉइसेस कितनी है? 10 हैं और 10 में से कोई एक जो है वो आंसर ठीक होगा, जो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द क्वेश्चन करेक्ट, बोथ द क्वेश्चन करेक्ट, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एंड निकालनी है, बोथ द क्वेश्चन ट्रू। वो कितनी आ गई? 1/10। अब ये देखो ये सक्सेसिव ट्रायल्स हैं, मतलब हमने क्या किया है कि आपको एक तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना है, देन उसके बाद क्या करना है? एक और क्वेश्चन करना है। वो कौन सा क्वेश्चन है? सेकेंड है, मतलब आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो दिस इज सक्सेसिव ट्रायल्स, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल आपका काम करेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, नेक्स्ट सेम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज गिल्टी जो था, हमने लिखा था गिल्टी और यहाँ थे डिडंट इट, डिडंट इट और डिड इट। जो कल हमने एग्जांपल किया था नॉट गिल्टी, सेम इसमें भी 2 केस, डिड इट और डिडंट इट। इसमें हमने लिए थे 11, इसमें 72, इसमें 85 और इसमें लिया है कुछ 9। आज के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले सिलेक्टिंग गिल्टी, आपको गिल्टी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सेकंड क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिंग एंड, मतलब सिलेक्टिंग गिल्टी एंड सिलेक्टिंग नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, मतलब 2 काम करने। एक तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है? गिल्टी देखना है और दूसरा हमें क्या करना है? नॉट गिल्टी देखना है। यूं देखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दी है कि अगर हमने पहले वो गिल्टी पिक कर लिया है तो हम उसे दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कर रहे हैं हम, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर कोई गिल्टी है, सपोज ए है, यानी उसको अब हम ए को हटाएंगे, देन हम क्या करेंगे? नॉट गिल्टी फाइंड आउट करोगे। अगर आप विद रिप्लेसमेंट का केस करते हो तो सिलेक्टिंग गिल्टी और नॉट गिल्टी वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कर रखा है, तो गिल्टी और सिलेक्टिंग नॉट गिल्टी ये जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे एक दूसरे के। तो सबसे पहले सिलेक्टिंग गिल्टी देखते हैं हम, गिल्टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप देखो टोटल गिल्टी कितने? 11 + 72 आई थिंक 83 बाय में टोटल जो है वो कितने हैं? 177 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गिल्टी की ओर देखते हैं, नॉट गिल्टी। अब एक गिल्टी तो हम पिक कर चुके हैं, यानी अब 177 नहीं रही, कितने रह गए? 176 रह गए टोटल। और नॉट गिल्टी कितने हैं? 85 + 9
आई थिंक 94। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हमने 2 ट्रायल किए हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस क्या है और जो ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये टोटल आइटम है 177 से 176 पर रह गई। यानी अगर हम पहले गिल्टी सेलेक्ट कर लें, फिर हम क्या कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन लगा करके नॉट गिल्टी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट डाल रहे हैं। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है कि इसमें से हम एक गिल्टी को हटा चुके हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, प्रोबेबिलिटी द अकरिंग ऑफ वन इवेंट, नॉट प्रोबेबिलिटी, इवेंट की बात चल रही है, द अकरिंग ऑफ वन इवेंट doesn't affect the occurring of other event। तो ऐसी इवेंट को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब एक इवेंट अकर हो रही है, अब जो दूसरी इवेंट अक्कर होने जा रही है वो पहली वाली इवेंट पर डिपेंड ना करे, मतलब पहली वाली इवेंट से उसको कोई फर्क ना पड़े, तो उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी हमारे पास ये कंबाइंड का केस है, मतलब आप कह सकते हो कंपाउंड इवेंट चाहिए। यहाँ पर आपको एक से ज्यादा इवेंट की बात करोगे तो मतलब वो कंपाउंड इवेंट जहां पर एक के अकरेंस होने से दूसरे की अकरेंस पर कोई भी फर्क ना पड़े, उन इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे कि जो पिछला केस था इसमें इसको फर्क पड़ा था, मतलब हमने एक गिल्टी सेलेक्ट कर दिया था, वो हमने बाहर निकाल दिया था, तो फर्क इतना पड़ गया कि 177 की जगह 176 आ गया। मतलब जो ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट कैसी हो गई है, डिपेंडेंट इवेंट हो गई है, नॉट इंडिपेंडेंट। अफेक्ट डाल रही हैं, तो इसका मतलब हो गया ये डिपेंडेंट इवेंट है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन करें, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि 2 क्वेश्चन करने थे। अब इसमें से देखते हैं, क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस भी 1/2 हैं, यानी ट्रू होने के चांसेस भी 1/2 हैं और फॉल्स होने के चांसेस भी 1/2 हैं। और इसमें एक क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस 1/5 हैं। अब अगर ये अक्कर हो रहा है तो ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब अगर मान लो ये ट्रू दे भी रहा है रिप्लाई, तो दूसरे पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 थी तो इसकी 1/5 ही रहेगी, चाहे बेशक आप इसका आंसर फॉल्स दे दो। मान लो फॉल्स दे दिया है और आपने इसका आंसर सिलेक्ट कर दिया है ए, तो ए के होने के भी चांसेस कितने हैं, 1/5 है। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को इंक्लूड ना करें तब भी 1/5 थी, और इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दे तब भी कितनी है, 1/5 है। यानी ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो ये दोनों इवेंट्स की बात करें, नॉट प्रोबेबिलिटी, ये दोनों इवेंट्स कैसी हो गई हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, सपोज आप 52 कार्ड में से एक तो हार्ट चूज कर रहे हो और एक आप चूज कर रहे हो स्पेड। एक कंडीशन लगा दी है, मतलब 2 कार्ड चूज करने हैं, उसमें से एक हार्ट होगा और एक सपोज देन जो चूज कर रहे हो वो स्पेड। एक केस कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट का और एक केस कर लिया विद रिप्लेसमेंट का। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहले वाला जो है वो हार्ट होगा एंड दूसरे वाला क्या होगा, स्पेड होगा। मतलब हमें हार्ट एंड स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। तो हम देखें विदाउट रिप्लेसमेंट में करें तो जो टोटल हार्ट हैं वो कितने हैं, 13 हैं।
बाय में क्या हो गया, 52 हो गया। अब स्पेड कितने हैं, 13 हैं, लेकिन टोटल कार्ड कितने हो गए, 51 हो गए, क्योंकि हमने क्या किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस किया है। सेम अगर हम निकालें विद रिप्लेसमेंट से, एक तो हार्ट और दूसरा स्पेड, तो पहले 13 है हार्ट आउट ऑफ 52 कार्ड, और ये भी 13 है आउट ऑफ 52, क्योंकि इस बार जो हमने हार्ट निकाला था वापिस से उन्हीं कार्ड में हमने मिक्सअप कर दिया है। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस देखें तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। एक में तो आ रहा है 13 बाय में 52 और एक में आ रहा है 13 बाय में 51। तो ये कैसा केस है, इंडिपेंडेंट इवेंट का, और ये कैसा केस है, डिपेंडेंट इवेंट का। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमने कंडीशन लगाई थी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कंडीशन लगा दी। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ an event occurring given that some other event has already occurred। मतलब क्या कह रहे हैं, एक इवेंट होने के चांसेस, अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, बट एक कंडीशन लगाई है कि दूसरी इवेंट पहले ही अक्कर हो चुकी है। तो हमें देख सकते हैं कि अगर एक इवेंट पहले अक्कर हो चुकी है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दो केस आते हैं, या तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। तो हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और डिपेंडेंट के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नथिंग बट एक इवेंट होने के बाद, मतलब एक इवेंट जो ऑलरेडी अक्कर हो चुकी है, तो दूसरी इवेंट होने के चांस कितने हैं, वो तो था इवेंट्स, ये है चांस कितने हैं, उस चांसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सपोज दो इवेंट है ए और बी, जहां पर ए ऑलरेडी अक्कर हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इसका मीनिंग हो गया, दिस इज ब्रोकन लाइन। इस ब्रोकन लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी occurring given that A has already occurred। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पहली इवेंट कौन सी अक्कर हो चुकी है, गिल्टी होने की। देन किसकी बारी आई है, नॉट गिल्टी की। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये नथिंग बट किसके बराबर है, मतलब ये जो चीज है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गिल्टी गिवन दैट, मतलब गिवन दैट गिल्टी इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट में ये जो प्रोबेबिलिटी है ये चीज है, मतलब ये डायरेक्ट वो वाली नहीं है कि बाय में 177 कर दो। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ कंडीशन दी हुई थी कि आपको नॉट गिल्टी सिलेक्ट करना है, लेकिन आप ऑलरेडी एक गिल्टी सिलेक्ट कर चुके हो। सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नोट है 1.2 be noted that if A and B
are independent event, are independent events, then conditional probability of B given that A has already occurred is equal to probability of B। अब A के होने या ना होने से अगर B को कोई फर्क ना पड़े तो ऑब्वियस है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन देखा था, अब A के ट्रू होने या ना होने से B को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, मतलब A फर्स्ट ट्रू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड फॉल्स रिप्लाई करेगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट ट्रू हो तो सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाए, या फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। अगर फर्स्ट फॉल्स है तब भी क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस जो हैं 1/5 होंगे, अगर ये ट्रू है तब भी क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे, 1/5। यानी ये एक दूसरे पर अफेक्टिंग नहीं डाल रही, मतलब अगर आप ये कंडीशन लगा भी दोगे तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रह रही है, सेम है। तो ऑब्वियस रिजल्ट है कि अगर A के होने से B को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका मीनिंग क्या था कि A अक्कर हो चुकी है। आपको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी तो किसकी देखनी थी, B की देखनी थी, लेकिन कब, जब A अक्कर हो चुकी है। अब A अक्कर हो चुका है और A के अक्कर होने से B को फर्क पड़ नहीं रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा। नो, अब जो मल्टीप्लिकेशन रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल वो क्या कहता है, दो इवेंट के एक साथ होने के चांसेस यानी P, A एंड B, दिस इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा, या फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ P आ जाएगा। नाउ second point to be noted that, note second, if A and B are independent, ठीक है, then probability of A and B, अब हमें पता है कि अगर A B इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में उनके मतलब एक साथ अक्कर होने के चांसेस नथिंग बट क्या है, B के होने के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय A के होने के चांसेस। जैसे कि क्वेश्चन है अगेन 52 कार्ड हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड जैक, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ये करना है। एक हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड क्वीन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। ये है विदाउट का और ये है विद का, सेम विद और विदाउट। अब आप देखो टोटल इन 52 कार्ड्स, उसमें से किंग कितने हो सकते हैं, 4, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बच गए कितने, 51 इनटू में क्या हो गया हमारे पास, जे के होने के चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे कितनी आ गई है, जे कितने हैं, 4 है, और कितने में से, 51 में से। और इसमें देखिए विद रिप्लेसमेंट का देखिए तो ये कितना हो गया, 52 इनटू में 4 बाय में 52 हो गया। यहाँ देखोगे ये A की ही प्रोबेबिलिटी और ये B की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ देखोगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B नहीं है, जबकि J की होने के चांसेस तो कितने, 4 बाय में 52 है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है। जबकि ये दोनों इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हुई है। अब क्वीन टोटल है 4 आउट ऑफ 52। अब सेकंड टर्म की जैसे ही बारी आई विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो 3 रह गए क्वीन, और टोटल कितने रह गए, 51 कार्ड्स
रह गए हैं। तो ये हो गया 4/52 इंटू 3/51, और विद रिप्लेसमेंट का केस करें तो 4/52 इंटू में दिस इज 4/52। नेक्स्ट अब हम करेंगे एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट के केस में बात करें तो एटलीस्ट 1 मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब कम से कम एक तो हो, एक से ज्यादा बेशक हो सकता है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब नम, ठीक है। इसका मतलब हो गया कुछ भी नहीं, मतलब एक से लेस वाले लेने हैं, एक भी इंक्लूड नहीं करना है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है, 0 की। तो एटलीस्ट 1 जो है, एटलीस्ट 1 मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने ये देखा था कि a के होने के चांसेस प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट होने के चांसेस कितना होता है, इनका सम 1 होता है। तो a कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया 1 माइनस में p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। यानी कह सकते हैं कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में p x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ नन, या फिर कहीं एटलीस्ट 1 होने के कॉम्प्लीमेंट के चांसेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फ्लिप ए कॉइन 3 टाइम्स, फ्लिप ए कॉइन 3 times, find out the probability, find out probability that at least 1 had occur, at least 1 had occur। अब ये पता है जब कोइन को 3 बार फ्लिप करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, या तो हेड 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 आई, हेड हेड टेल, या हो सकता है हेड टेल हेड, सही है, या हो सकता है टेल हेड हेड, या हो सकता है टेल टेल टेल, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, सॉरी टेल, या फिर हेड टेल टेल। ये 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हो, कम से कम एक आप देख सकते हो, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी, यानी इसके जो एटलीस्ट 1 हेड अक्कर होने के चांसेस, एटलीस्ट 1 हेड अक्कर होने के चांसेस कितने हो गए, 7 डिवाइडेड बाय 8। या फिर हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नन मतलब कोई भी हेड ना हो, नो हेड, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एटलीस्ट 1 के बराबर होगा। तो नो हेड मतलब सारी क्या होगी, टेल होगी, तो सारी टेल होने के चांसेस कितने हो गए, 1/8, और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1 माइनस 1/8 दिस इज 7/8। तो ये हो गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड।